सुरक्षा के लिए राजधानी और सीमा के पास के शहरों को मजबूत करना चाहिए। जमीन ऐसी होनी चाहिए जो न सिर्फ वहां रहने वालों को बल्कि किसी मुसीबत के समय बाहर से आए लोगों को भी खाना पानी दे सके। जगह सुंदर होनी चाहिए जिसमें खेती लायक जमीन, खदानें, लकड़ी वाले जंगल, हाथी वाले जंगल और अच्छे चारागाह हों जो पशुओं से भरपूर हों। पानी के लिए सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं होना चाहिए। वहाँ अच्छी सड़कें हों और जल मार्ग हों। वहाँ की इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए और वहाँ कई तरह के सामान पैदा होते हों। ऐसा कहा था कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हेलो अध्यापक चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त हेलो अध्यापक और आज हम बात करने वाले हैं आपके एसएसटी के चैप्टर 4 न्यू बिगिनिंग सिटीज एंड स्टेट्स के बारे में। लगभग 2000 बीसीई के कुछ 100 सालों बाद इंडिया की पहली शहरी सभ्यता इंडस, हड़प्पन, सिंधु सरस्वती धीरे धीरे खत्म हो गई। कुछ शहरों को छोड़ दिया गया और कुछ में गांव जैसा जीवन बिताने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हड़प्पन सभ्यता की सभी जरूरत चीजें गायब हो चुकी थी। बड़े बड़े घर, भीड़ भाड़ वाली सड़कें, बाजार, अलग अलग पेशों वाले लोग जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, कारीगर इत्यादि। लिखने की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, प्रशासन और उसके पीछे एक बड़ा राज्य ढांचा और राजा या शासक वर्ग, ये सब धीरे धीरे खत्म हो चुके थे। करीब 1000 साल तक इंडिया में शहरी जीवन लगभग खत्म रहा। बस कहीं कहीं नॉर्थ इंडिया में कुछ छोटे मोटे शहर हो सकते थे। लेकिन फिर फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में एक नया दौर शुरू हुआ जब गंगा के मैदानों, इंडस के इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में फिर से अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण होने लगा। इस बारे में हमें दो तरह से जानकारी मिलती है। खुदाई से मिले पुराने शहर जो कि सबूत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और पुराने ग्रंथों से जैसे वैदिक, बौद्धिक या जैन साहित्य में इन शहरों का जिक्र होना। इस दौर को इंडिया का सेकंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है और ये आज तक जारी है। जनपद और महाजनपद। सेकंड मिलेनियम बीसीई के एंड तक नॉर्थ इंडिया में लोग धीरे धीरे खुद को नए ढंग से ऑर्गेनाइज करने लगे। लोगों ने ग्रुप्स या कबीले बनाए जिन्हें क्लैंस भी कहा जाता है, जो शायद एक जैसी भाषा और रीति रिवाज मानते थे। हर ग्रुप किसी एक क्षेत्र में बस गया और उसे जनपद कहने लगा। तो मतलब एक ग्रुप जब किसी एक एरिया में रहने लग गया उसे हमने जनपद कहा। जनपद का मतलब होता है जहाँ लोग यानी कि जन बस गए, पद। तो जहाँ लोग बस गए उसे कहते हैं जनपद। जैसे जैसे व्यापार के रास्ते फैले ये जनपद भी बढ़ने लगे। 8वीं या 7वीं शताब्दी बीसीई तक कुछ जनपद मिलकर बड़े राज्य बन गए जिन्हें महाजनपद कहा गया। ग्रंथों में इनके अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बार आने वाली सूची में 16 महाजनपदों के नाम हैं, जो गंधार नॉर्थ वेस्ट से लेकर अंग ईस्ट और अशमक सेंट्रल इंडिया गोदावरी नदी के पास तक फैले हुए थे। शायद कुछ और छोटे जनपद भी साथ में थे जो अपने आप में बने हुए। इनकी राजधानियां अच्छी तरह से किलेबंद होती थी और चारों ओर खाई होती थी। शहरों में दरवाजे इतने छोटे बनाए जाते थे कि अंदर बाहर जाने वाले लोग और सामान की अच्छे से जांच की जा सके। हैरानी की बात यह है कि ओल्ड कैपिटल्स यानी कि पुरानी राजधानियों में से कई आज भी बसे हुए हैं, यानी कि 2500 साल पुराने शहर आज भी जिंदा हैं। अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। हर जनपद में एक सभा या परिषद होती थी जिसे सभा या समिति कहा जाता था, जहां कबीले के बड़े बुजुर्ग लोग मिलकर फैसला लेते थे। राजा को मनमर्जी से राज करने की इजाजत नहीं थी। उसे सभा और मंत्रियों से सलाह लेनी होती थी। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर राजा अयोग्य हो यानी कि कैपेबल ना हो तो उसे हटाया भी जा सकता है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि ये बातें हर जगह कानून की तरह मानी जाती थी, क्योंकि हमारे पास उस समय की पूरी जानकारी नहीं है। तो जैसा कि अभी आप इंडिया के मैप पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ जनपद और महाजनपदों के नाम दे रखे हैं।
जैसे अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे, पाकिस्तान की तरफ, जो आज का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, वहाँ पर आपको कंबोज, गंधार, पुष्क कलावती और तक्षशिला जैसे महाजनपद, जनपद दिखाई देंगे। अगर आप गंगा के मैदान की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जनपद या महाजनपद देखने को मिलेंगे। और इनमें से कुछ तो बहुत बड़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये उज्जैनी यानी कि अवंती बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है आपको। अशमत थोड़ा-सा आपको सेंट्रल इंडिया में दिखाई देगा। पटना की तरफ अगर आप चलेंगे बिहार की तरफ चलेंगे तो आपको मगध दिखाई देगा, अंग दिखाई देगा, वैशाली, वृज, मल, कौशाम्बी। तो इस तरीके से ये सारे जो है जनपद, महाजनपद आपको यहाँ पर दिखाए गए। कुछ महाजनपद राजशाही थे, जहाँ राजा सबसे बड़ा होता था और उसका पद आमतौर पर विरासत में मिलता था। राजा टैक्स जमा करता था, कानून व्यवस्था बनाए रखता था, किले बनवाता था और सेना रखता था। इन महाजनपदों में सबसे ताकतवर थे मगध, कौशल, वत्स और अवंती। लेकिन वज्जी या जिसको ब्रिज भी कहा जाता है और उसके पड़ोसी मल महाजनपदों का तरीका अलग था। वहां सभा के पास ज्यादा अधिकार थे और बड़े फैसले चर्चा या वोटिंग से होते थे। यहाँ तक कि राजा का चुनाव भी। ऐसे राज्यों को गण या संघ कहा गया और इन्हें अर्ली रिपब्लिक्स माना गया, यानी दुनिया के पहले लोकतांत्रिक सिस्टम में से एक। यहाँ पिक्चर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये वत्स महाजनपद का कौशाम्बी का एक कॉम्प्लेक्स है जो कि आपको अभी दिखाई दे रहा है। मोर इनोवेशंस। जनपद और महाजनपद का समय बहुत बड़े बदलावों का दौर था। इस समय वैदिक, बौद्ध और जैन विचारधाराएं उभरी और उनके ग्रंथों को साधु संतों और यात्रियों ने पूरे इंडिया में फैलाया। शहर बसाने के लिए तकनीक भी जरूरी होती है। हड़प्पन सभ्यता ने कॉपर यानी कि तांबा और ब्रॉन्ज यानी कांसा इस्तेमाल करना सीखा था, लेकिन अब लोहे की तकनीक आ चुकी थी। सेकेंड मिलेनियम बीसीई में ही इंडिया के कई इलाकों में लोहा निकालने और उसे ढालने की कला आ चुकी थी, लेकिन उसे रोजमर्रा यानी कि डेली यूज में अपनाने में थोड़ा समय लगा। सेकेंड मिलेनियम बीसीई के आखिरी दौर में लोहे के औजारों से खेती और लड़ाई दोनों का इस्तेमाल होने लगा। लोहे से बने हथियार ब्रॉन्ज से हल्के और तेज होते थे। अलग अलग महाजनपदों के बीच युद्ध भी होते थे और कभी कभी समझौते भी। इन लड़ाइयों और मेलों से नए राज्य और साम्राज्य बनाए गए। एक और बदलाव था सिक्कों का चलन। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, सिक्कों की जरूरत पड़ी। सबसे पहले चांदी के सिक्के बने, जिनमें चिन्ह यानी पंच करके उनको बनाया जाता था, ठोक कर बनाया जाता था। इसीलिए इन्हें पंच मार्क कॉइन्स कहा जाना लगा। बाद में तांबे, सोने और दूसरे मेटल्स के सिक्के भी बनने लगे। हर महाजनपद अब सिक्के बनाता था, लेकिन एक दूसरे के सिक्कों को भी व्यापार में इस्तेमाल किया जा सकता था। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि हमें एक टेबल दिया गया है और हमसे ये पूछा गया है कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहाँ कहाँ हुआ था और सेकंड अर्बनाइजेशन में क्या क्या हुआ था। जैसे सबसे पहले है गंगा के प्लेन्स। तो गंगा के प्लेन्स की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन में नहीं था, ये सेकंड अर्बनाइजेशन में हुआ था। गंगा का जो मैदान है वो बाद में फला फूला, क्योंकि जो पहला शहरीकरण था दोस्तों वो सिंधु नदी के इंडस रिवर के आसपास हुआ था। मोनेस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन में नहीं थी, वो सेकंड अर्बनाइजेशन में थी, क्योंकि मठ जो है वो दूसरे अर्बनाइजेशन के टाइम में बने थे, पहले थे ही नहीं। लिटरेचर की बात अगर करें तो वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन में नहीं थी, वो भी सेकंड अर्बनाइजेशन में थी। ट्रेड और वारफेयर दोनों ही दौर में थे। कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल दोनों में ही हुआ और आयरन जो है वो केवल दूसरे अर्बनाइजेशन में आया। तो इस तरीके से इस टेबल को आप कंप्लीट कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वर्ण जाति सिस्टम की। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है, समाज भी बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। लोग अलग अलग कामों में बट जाते हैं। एक आदर्श समाज में ये बंटवारा संतुलन के लिए होता है, लेकिन अक्सर इसी से असमानता पैदा होती है।
इंडिया में ये बंटवारा दो तरीकों से हुआ था, जाति और वर्ण। जाति वह ग्रुप होता था जो किसी खास पेशे से जुड़ा हुआ होता था, जैसे कोई खेती कर रहा है, कोई क्राफ्टमैन है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई बुनाई कर रहा है। ये हुनर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाए जाते थे। हर जाति के अंदर उपजातियां भी होती थी जिनके अपने रीति रिवाज होते थे, जैसे शादी, खान पान या पूजा के तरीके। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये सांची स्तूपा से ली हुई एक बनाया हुआ पैनल है। मूर्तियों का पैनल बना हुआ है जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो वर्कर्स हैं वो लकड़ी ला रहे हैं, पानी ला रहे हैं, आग जला रहे हैं और आयरन को कूट कर और उससे जो है चीज़ें बना रहे हैं। दूसरा है, आप जो पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर पंच मार्क कॉइन्स हैं। ये वही कॉइन्स हैं जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि जिनके ऊपर निशान बनाकर और उनको इस्तेमाल किया जाता था पैसे की तरह। वर्ण शब्द वैदिक ग्रंथों से आया है। चार वर्ण थे: ब्राह्मण, जो ज्ञान और पूजा के लिए माने जाते थे; क्षत्रिय, जो रक्षा और युद्ध के लिए माने जाते थे; वैश्य, जिनमें व्यापारी और खेती बाड़ी करने वाले लोग होते थे; और शूद्र, जिनमें कारीगर, मजदूर या सेवक लोग होते थे। अंग्रेजी में कास्ट शब्द जो है वो पुर्तगाली शब्द कास्टा से आया है। कुछ लोग इसे वर्ण से जोड़ते हैं, कुछ जाति से, और कुछ पूरे वर्ण जाति सिस्टम को कास्ट कहते हैं। पुराने समय में लोग जरूरत पड़ने पर पेशा भी बदल लेते थे, जैसे सूखा पड़ने पर किसान शहर जाकर दूसरा काम कर सकते थे या ब्राह्मण व्यापार या सेना में जा सकते थे। धीरे धीरे ये सिस्टम सख्त होता गया और नीचे की जातियों या वर्ण से बाहर की जातियों को भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। वर्ण जाति व्यवस्था या सिस्टम का भारतीय समाज पर गहरा असर रहा है और पीढ़ियों से विद्वान इसके अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करते आए हैं। ये बात आमतौर पर मानी जाती है कि पहले के समय में यह व्यवस्था ज़्यादा लचीली थी, यानी कि कम सख्त थी, लेकिन समय के साथ ये धीरे धीरे ज़्यादा सख्त होती गई, खासकर ब्रिटिश राज के दौरान। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इंडियन समाज में सिर्फ वर्ण जाति ही कोई एकमात्र तरीका नहीं था जिससे समाज चलता था, और भी कई तरीके थे। उनमें से कुछ तरीकों को अब हम आगे हमारी सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपराएं वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका मतलब है आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन डेवलपमेंट्स एल्सवेयर इन इंडिया, यानी इंडिया के दूसरे हिस्सों में क्या क्या बदलाव हुए। फर्स्ट मिलेनियम बीसी में इंडिया में व्यापार, तीर्थ यात्रा और सेनाओं के चलने के लिए ज़रूरी रास्ते बनाना शुरू हो गए थे। इनमें से दो रास्ते बहुत फेमस थे जिनका जिक्र पुराने ग्रंथों में बार बार आता है। ये है उत्तरापथ और दक्षिणापथ। उत्तरापथ नॉर्थ वेस्ट के इलाकों को गंगा के मैदानों से जोड़ता था और ईस्ट की ओर इंडिया के ईस्टर्न पार्ट्स तक जाता था। दक्षिणापथ कौशाम्बी से शुरू होता था, विंध्या पहाड़ियों को पार करता था और दक्षिण की तरफ बढ़ता था। कौशाम्बी, जो आज प्रयागराज के पास है, और उस समय एक महान महाजनपद की राजधानी थी। जब हम इंडिया में साम्राज्य बनने की प्रक्रिया को पढ़ेंगे तो इन रास्तों का जिक्र फिर से आएगा। यहाँ पर जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये शिशुपालगढ़, जो कि आज भुवनेश्वर का कहीं एक हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिटी का जो मेन डोर है वो कितना नैरो है, कितना छोटा है, और यहाँ से आपको समझ में आ सकता है कि किस तरीके से लोगों की मूवमेंट को और जो सामान आया जा रहा है, लाया जा रहा है या भेजा जा रहा है, उसकी चेकिंग कितनी आसानी से हो सकती थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। इन मुख्य रास्तों से कई छोटे छोटे रास्ते भी जुड़े होते थे जो इंडिया के दूसरे हिस्सों को जोड़ते थे, खासकर वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर मौजूद जो पोर्ट्स थे या बंदरगाह थे उनको, जो उस समय व्यापार के लिए जरूरी केंद्र थे। पूर्वी इंडिया में कुछ बड़े शहर उभरे, जैसे शिशुपालगढ़, जो कलिंगा क्षेत्र की राजधानी था, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। ये शहर एकदम चौकोर नक्शे पे बना था, जिसमें मजबूत किले और चौड़ी सड़कें थी, और जो रास्ता था वो बहुत ही नैरो था, वो मैंने आपको दिखा दिया। दक्षिण भारत में करीब 400 बीसीई के आसपास शहर बनना शुरू हुए।
हालांकि हाल की खुदाई में ये दावा भी किया गया है कि वहाँ व्यापार इससे भी पहले शुरू हो गया था। इसी समय साउथ इंडिया में 3 राज्य बने, चोला, चेरा और पांड्य। खुदाई के अलावा पुराने तमिल साहित्य में भी इन राज्यों और उनके कई राजाओं का मेंशन मिलता है। दक्षिण इंडिया के पास बेशकीमती चीजें थीं, जैसे कीमती, अर्ध कीमती पत्थर, सोना, मसाले। इसलिए ना सिर्फ इंडिया के बाकी हिस्सों से, बल्कि बाहर की दुनिया के राज्यों और साम्राज्यों से भी अच्छा व्यापार किया। करीब 300 या 200 बीसीई तक लगभग पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट के इलाके भी आपस में जुड़े हुए थे। सामान और संस्कृति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और इंडिया से बाहर सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया तक जाते थे। इस समय के आसपास महाजनपद धीरे धीरे खत्म हो गए और नए बदलावों की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर इंडिया को एक नया रूप देने वाले थे। तो यहाँ जैसे पीछे पेज पर हमने देखा 79 पेज पर, ये देखिए ये टाइम लाइन है और यहाँ हमें दिखाया गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो 1900 बीसी तक थी। उसके बाद फिर ये सिविलाइजेशन लगभग ये 700-800 साल तक जो है गायब रही। और फिर जो है 1200 बीसीई से लेकर और 400 बीसीई तक जो है जनपद का तरीका चला, महाजनपद का चला। और फिर उसके बाद महाजनपद जो है आज तक ऐसे ही चलते आ रहे हैं दोस्तों। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमारा देश जो है वो एक पूरा एक देश है जिसमें कई सारी स्टेट्स हैं। उस टाइम महाजनपद होते थे, राजा होते थे। आज हमारे पास चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स हैं। यहाँ पर कुछ शेल और जेमस्टोन्स की पिक्चर्स आपको दे रखी है। और ये कोडुमनल ये रोड के आसपास एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ से निकाले गए ये एक्सकेवेशन के दौरान निकाले गए ये कुछ पत्थर और कीमती आप कह लीजिए